नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है, किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। शुक्रिया ब्रीज जी, मुझे शो पे बुलाने के लिए। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। सोने में आज मजबूती दिख रही है। घरेलू बाजार में सोना 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है। इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात होगी। कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $65 के नीचे दिख रहा है। यहां से कहां जाएगा मार्केट, इसे भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी, जानेंगे इंट्राडे में इसको लेकर क्या ट्रेड नीति अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सोने पर आज जो है अभी इस वक्त देखें तो थोड़ी सी घरेलू बाजार में मजबूती दिख रही है। 96,000 के करीब ट्रेड कर रहा है सोना। सर, यहां से क्या देख रहे हैं, सोने को लेकर क्या राय है? देखिए, सोने में कल हमने देखा था कि यूएस का मार्केट मेमोरियल डे वीकेंड पे हॉलीडे था। बट अभी भी अगर देखें तो थोड़ा रेजिलियंट ज़रूर से है, क्योंकि संडे को हमें ये भी एक न्यूज़ आया कि ट्रंप ने जो ईयू पे जो टैरिफ थी, जो एप्लीकेबल होने वाली थी 1 जून को, वो 9 जुलाई तक उन्होंने एक्सटेंड की है। आई थिंक यूरोप और यूएस के जो ट्रेड टॉक्स है वो थोड़े पॉजिटिव। बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो गोल्ड में कोई गिरावट नहीं आई, अभी भी $3300 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आई थिंक एक पॉजिटिव ये भी है कि रशिया और यूक्रेन का जो टॉक्स था वो भी अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि वापस से रशिया ने यूक्रेन पे ड्रोन्स अटैक किए हैं। तो वहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी बड़े हुए हैं। इसराइल और ईरान के बात करें तो वहाँ पे भी अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई शांति के मौके हो सकते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर सोने की तेजी के लिए है यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड यील्ड, जहाँ पे जापान के हमने 30 साल के बॉन्ड यील्ड देखे तो वो ऑल टाइम हाई पे आए थे। और उन्होंने जो बॉन्ड बेचे थे उसके डिमांड भी कम थी। यूएस के भी सेम थे कि जहाँ पे यूएस के 10 साल के ट्रेजरी यील्ड देखे तो 4.5 के ऊपर चले गए। दैट मीन्स के मार्केट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे जाके यूएस जो है अपने डेट सर्विस कर पाएगा या फिस्कल जो डेफिसिट है वो कम कर पाएगा। तो आई थिंक जब जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तब तक सोने के लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इकोनॉमी अनसर्टनिटी दिखा रहा है। तो आई थिंक बॉन्ड्स जो है वो एक मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हम कोई भी गिरावट सोने में देख नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है अभी भी सोने में आई थिंक तेजी बरकरार रहेगी। आई थिंक एमसीएक्स में जब तक 95,000 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बाय ऑन डिप गोल्ड में स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दी जा रही है। कई फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। पहला तो यूरोपियन यूनियन और जो ट्रंप के बीच बातचीत चल रही थी टैरिफ को, उसको फिलहाल 9 जुलाई के लिए टाल दिया गया। इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन पर जो रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उससे भी ट्रंप नाराज हो गए और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। इवन ये भी कह दिया कि पुतिन पागल हो गए हैं, ये कहना है ट्रंप का। इसका भी असर इस वक्त देखने को मिल रहा है गोल्ड की कीमतों पर। इसके अलावा मूडीज़ के यूएस के रेटिंग डाउनग्रेड किया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अनसर्टेनिटी बरकरार है। यहाँ जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी वो बढ़ी हुई नज़र आ रही। इसका सबका असर सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त घरेलू बाजार की बात करें तो 96,000 के करीब सोना ट्रेड कर रहा है। सर, एक रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट फर्म है इंक्रीमेंटम की रिपोर्ट है, गोल्ड वी ट्रस्ट रिपोर्ट 2025। इसमें दावा किया गया है कि मीडियम टर्म में गोल्ड $4,000 से $5,000 हो सकता है और 2030 तक गोल्ड $8,900 हो सकता है, यानी करीब 7.5 लाख रुपए तक। कैसे देख रहे हैं सर इस रिपोर्ट को?
देखिए इतना ऊपर का टारगेट शायद पता नहीं हो सकता है कि नहीं, बट जिससे पता है कि मीडियम टर्म में 4 से 5 हज़ार ये लग रहा है कि ये जरूर से हो सकता है, क्योंकि देखिए जब 3600 भी हो रहा था तब सारे लोगों को वो लग रहा था कि 4 हज़ार आएगा। हालांकि 4 हज़ार शायद अभी नहीं आ रहा है, बट ये मेरा मानना है कि 1 से 2 साल में 4 हज़ार का लेवल जरूर से आएगा, क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल फैक्टर है वो अभी भी बरकरार है। जहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से जो डी डॉलराइजेशन है वो थोड़ा एक्सेलरेट हो रहा है, कि जहाँ पे ट्रम्प कभी भी कुछ भी कोई भी कंट्री पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, इसलिए सारे कंट्रीज जो है वो डॉलर से अलग जा रहे हैं। और सबसे अभी बढ़िया करेंसी है गोल्ड की। तो सारे हम देख रहे हैं कि एशियन इकोनॉमीज हो या फिर ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमीज हो, वो अभी गोल्ड ले रहे हैं, डॉलर को थोड़ा डंप कर रहे हैं। सेकंड हमने देखा कि जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है, बावजूद के कि इतने हाई प्राइस है, वहाँ से हम देख रहे हैं कि लगातार गोल्ड की बाइंग जो है वो हो रही है। गोल्ड की ईटीएफ की भी बात करें तो लास्ट 1.5 साल में गोल्ड की ईटीएफ की जो बाइंग हुई है वो भी रिकॉर्ड स्तर पे हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी ये सारे फैक्टर्स है वो चेंज नहीं होने वाले। ट्रम्प अपने अनसर्टनिटी की वजह से सारे लोग जो है वो अमेरिका से दूर जाएंगे, डॉलर से दूर जाएंगे और सोने में ही निवेश करेंगे। तो मुझे भी लग रहा है कि ये जो 4 हज़ार के 5 हज़ार के बीच का जो लेवल है वो डेफिनेटली 2 साल में आ सकता है। 8,500 का शायद पता नहीं, अभी वो बहुत दूर है। बट जो भी लॉन्ग टर्म के फैक्टर्स है वो अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड में थोड़ा तो करेक्शन है, वो भी करेक्शन नहीं आ रहा है, जो दिखा रहा है कि गोल्ड कितना मजबूत है। और कोई भी करेक्शन मिल रहा है तो बायर्स जो है वो कितने एक्साइटेड है बाय करने के लिए। जो 2 साल में अगर देखें तो 4,000 5,000 डॉलर के करीब सोना देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। इसके अलावा भी कई सारी रिपोर्ट्स आई जिसका मैं जिक्र कर देता हूँ। पहला तो हमने बता ही दिया, गोल्ड वी ट्रस्ट रिपोर्ट 2025 है जिसका टारगेट मीडियम टर्म में $4,000 से $5,000 है, और 2030 तक देखें तो $8,900 का टारगेट दिया गया है। सर सिटी ग्रुप का भी एक अनुमान लगाया गया है कि शॉर्ट टर्म में $3,500 देख रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने तो पहले ही $6,000 का अनुमान लगाया था। इसके अलावा सर एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, रॉबर्ट कियासाकी जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, उन्होंने सोने की कीमत को लेकर बड़ा दावा किया है। टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, लेकिन कहा है कि $25,000 सोना चले जाएगा और सिल्वर $70। सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आई थिंक डिमांड तो रहने वाली है, शायद 25 हज़ार नहीं, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8 से 10 हज़ार तो एटलीस्ट 10 साल में हम देखेंगे। क्योंकि एक ही मेरा फंडा है कि आप कहीं ना कहीं तो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हो। और यूजुअली अब तक अगर हम देखें तो सबसे सेफ एसेट थी वो थी यूएस की ट्रेजरी यील्ड थी। तो कोई भी कहीं भी और अनसर्टनिटी आती थी तो वो एक सेफ हेवन कहलाती थी। बट अभी जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जिस हिसाब से यूएस के जो डेट है वो बढ़ रहे हैं, और उससे नहीं लग रहा है कि आगे जाके भी ये सस्टेनेबल हो गए। तो अभी नेक्स्ट सेफ हेवन बाइंग यूएस डॉलर के अलावा कौन सी है, तो वो है गोल्ड। तो सारे लोग अगर देखें तो अगर कोई भी सेफ हेवन बाइंग के लिए निवेश करना चाहेंगे तो वो गोल्ड पे ही जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जाके यूएस डॉलर और जो यूएस ट्रेजरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी एज अ सेफ हेवन करेंसी। आई थिंक गोल्ड ही एक ही मात्र इक्विवेलेंट है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि जहाँ पे भी किसी को भी निवेश करना है, अगर कोई सेफ हेवन के लिए करना है, तो वो सारे लोग गोल्ड ही प्रेफर करेंगे। गोल्ड अगर देखें तो काफ़ी लिक्विड है। एक हिसाब से देखें तो ग्लोबल करेंसी है, जहाँ पे आप सोना लेके कोई भी करंट कंट्री में जाओगे उससे वो लेके अपनी करेंसी दे सकते हैं। तो आई थिंक हाईली लिक्विडिटी है वो ओवरऑल। देखें तो बहुत सेफ हेवन उसकी टेंडेंसी है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आगे जाके एक गोल्ड ही रहेगा सेफ हेवन के लिए, उसकी वजह से आगे जाके उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ने ही वाले हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो गोल्ड की प्राइजेस बढ़ने वाली हैं, तो अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें करके चल सकते हैं। एक अच्छा सेफ हेवन माना जा रहा है गोल्ड। सर कुछ सवाल भी ले लेते हैं, उसके बाद आगे इस पर चर्चा करेंगे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहला सवाल ये है, अनुज का है, क्या 94,000 तक गोल्ड जाएगा एमसीएक्स पर? क्योंकि इस वक्त 96,000 के करीब एमसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सर क्या 94,000 जाने का चांस है? ये अनुज का सवाल है। देखिए अगर 95,000
कि 95,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखे तो 95 से 96,300 ये 1300 की रेंज में ही सोना लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 95, अगर वो करेक्ट करता है, अगर वो ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट वही 94,000 का ही है। तो 95,000 के सपोर्ट का ब्रेक का वेट कीजिए। उसके नीचे जाता है तो 94 आपको मिलेगा। अगर उसके नीचे ब्रेक करता है 95 के तो 94 जाने का चांस है। आज सोनू वर्मा का सवाल है, सर गोल्ड इस सप्ताह, मतलब ये हफ्ते की बात कर रहे हैं, और जून के स्टार्टिंग महीने तक कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, ये वीक थोड़े इम्पोर्टेंट डेट है। हम देख रहे हैं कि फेड की जो मिनट्स है वो पब्लिश होने वाली है, जिस हिसाब से हमें पता चलेगा कि फेड क्या सोच रहा है। और फ्राइडे को जो फेड यूएस फेड जो है वो इन्फ्लेशन जून का देखते हैं, पीसीई उसका आएगा। तो ये दो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 94,500 से 96,500 ये 2,000 रुपये की रेंज ये हफ्ते और नेक्स्ट एटलीस्ट पहले 2 दिन नेक्स्ट वीक में आ सकती है। थोड़ी बहुत ज़रूर से वॉलेटिलिटी, क्योंकि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है ये डेटा पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि 95,000 का क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आएगा। अदरवाइज एक्सपेक्ट कीजिए 94,500 से 96,500 के रेंज में। 95,000 का जो गोल्ड है, सो सपोर्ट लेवल 95,000 का गोल्ड का है, 96,000 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में आज थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं 95,800 के करीब, क्योंकि अभी 95,950 चल रहा है। तो और 150 रुपये की अगर करेक्शन आती है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 96,100 के टारगेट के लिए, और 95,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सर सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, सिल्वर में भी अगर देखें तो वो भी वही है कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 96,650 से 98,350। ये एक शॉर्ट रेंज है। ये सैटरडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, तो आई थिंक वो सिल्वर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आज के दिन मुझे भी लग रहा है कि पहले एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में थोड़े सिल्वर में बिकवाली देखने को मिल सकती है अराउंड 97,600 के करीब, जहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 97 के स्टॉप लॉस से, और 9200 का टारगेट रहेगा। सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। हम आपको अपडेट दे देते हैं। गोल्ड एमसीएक्स पर 96,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर $3341 पर, और सिल्वर की बात करें तो एमसीएक्स पर 97,800 के करीब सिल्वर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और कॉमेक्स पर $33 के करीब सिल्वर ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों जगह बाय की सलाह दी जा रही। जो भी दर्शक व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, अगर उनके कोई भी सवाल हो सोने चांदी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस पर हम सर से राय लेंगे। लगातार अलग अलग जो कमोडिटीज़ है उस पर चर्चा हो रही है, तो इस पर भी आपकी सर से राय ली जाएगी। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गई बुलियन मार्केट की बात। अब एनर्जी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सर क्रूड जो है $65 के नीचे इस वक्त दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड। कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ से कहाँ जाता हुआ बाजार नजर आ रहा है? देखिए, क्रूड भी अगर देखें तो 5200 से 5400 के एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करा है। फंडामेंटल्स देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। जहां पे रशिया और यूक्रेन का पीस टॉक नहीं लग रहा है आगे जाके हो सकता है, तो उसकी वजह से रशिया पे जो सैंक्शंस है वो रहेंगे, तो सप्लाई थोड़ा कम रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूएस और इराक की जो बात है, मीटिंग है, हालांकि ट्रम्प थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है। वो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। हालांकि जो सऊदी और ओमान मीडिएटर है वो बोल रहे हैं कि टॉक्स अभी ठीक है, चल रहे हैं, बट इतना कोई पॉजिटिव नहीं है। बट वो नेगेटिव ये है कि ओपेक प्लस जो है ये वीक बैठक करने वाले हैं, जहाँ पे वो लोग कोटा लेंगे कि जुलाई का जो उन्होंने 4,11,000 का जो बैरल्स पर डे का बढ़ाने वाला है, तो वो कितना बढ़ाएंगे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस से सप्लाई जो है वो जून में भी बढ़ने वाली है, पर दूसरी तरफ जो रशिया पे सैंक्शन है वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि कोई पीस टॉक नहीं हो रहा है। तो यही दो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। जहाँ पे 51-50 के करीब आता है तो बाइंग आ जाती है,
और वही ये 5400 के करीब आती है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती है। बीच में हमने ये भी देखा था कि इसराइल शायद ईरान पे अटैक कर सकता है मिलिट्रली, तो उस न्यूज़ पे हमने तेज़ी थोड़ी देखने को मिली, बट वो वापस से फिजल आउट हो चुकी है। तो मुझे इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है ये वीक में। 51 से 5400 आई थिंक यही एक रेंज रहेगा। आगे जाके कोई न्यूज़ आएगी तो शायद हमें मूवमेंट रहेगी, वरना लग रहा है कि सीमित दायरे में, एक दायरे में ही कच्चा तेल ये वीक ट्रेड करेगा। इस वक्त एमसीएक्स जो है एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5200 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा मूवमेंट रहने की संभावना नहीं दिख रही है, ऐसा कहना है सर का। सर, ओपेक का आपने जिक्र किया तो अभी अभी हमें एक अपडेट मिला है कि जुलाई में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही थी। इसको लेकर रूसी प्रधानमंत्री नोवाक का बयान आया है। उनका कहना है कि जुलाई में ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाजार का आकलन करने के लिए ओपेक प्लस मंत्री स्तरीय बैठक 28 मई को निर्धारित की गई है और रूस ने तेल मूल्य जो सीमा थी उसको घटाकर $50 करने की G7 और यूरोपियन यूनियन की जो योजना थी उसको भी आज स्वीकार कर दिया। यानी सर, ओपेक प्लस जो था जुलाई में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही थी उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, रूसी प्रधानमंत्री नोवाक का कहना है। सर, अब कैसे देख रहे हैं कि यहाँ से क्रूड पर इस जो डेवलपमेंट आया है इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि 28 को कल जो बैठक होने वाली है वहाँ पे वो लोग ये फैक्टर लेंगे, ये नीचे लेंगे कि जुलाई में कितना क्रूड आउटपुट करना है। हालांकि अप्रैल में ही उन्होंने बोल दिया था कि मई और जून में वो लोग बढ़ाने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कल जो बैठक होगी उसमें वो जुलाई का भी वो लोग बोलेंगे। और मार्केट ने आई थिंक फैक्टर इन कर लिया है कि 411,000 जो बैरल्स पर डे है वो बढ़ने ही वाला है। हालांकि रूस को शायद वो नहीं मानेंगे, बट ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं उन वही बोल रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से ही सऊदी अरेबिया थोड़े प्रेशर में है। और डिस्पाइट के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो लोग बढ़ा रहे वाले हैं प्रोडक्शन। दूसरा है, अगर देखें तो रशिया जो G7 के कंट्रीज है और सैंक्शंस बढ़ाने वाले हैं। $60 के जो कैप थे उसके $50 कैप हो गए, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा आई थिंक क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया के काफ़ी शेडो फ्लीट है। तो ऑलरेडी $60 के ऊपर ही वो लोग तेल बेच रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा इफेक्ट आएगा। बट हाँ, अगर कल जो ओपेक प्लस की बैठक में एक बार निश्चित हो जाता है कि जुलाई में वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, तो एक डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन प्राइसेस में हमें ज़रूर से देखने को मिल सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज और कल आई थिंक प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा और बेच के ही चलना चाहिए कच्चे तेल में। कच्चे तेल में बेचकर चलने की सलाह दी जा रही है और आज और कल इस पर दबाव देखने को मिल सकता है। ओपेक प्लस की जो कल मीटिंग होनी वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर। इस वक्त एमसीएक्स पर 5245 के करीब ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। इसके अलावा $65 के नीचे ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा उसकी वजह से मिडल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रही थी, तैयारी कर रही थी इजराइल, ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आई, इसका भी असर देखने को मिला। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील आ रही थी उस पर दुनिया भर की नज़रें हैं, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूरेनियम इनरिचमेंट एक्टिविटी को ज़ीरो करने पर जोर दे रहा था यूएस, उसको नकार दिया है ईरान ने। इसका भी असर तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सर, इस वक्त $65 के नीचे है ब्रेंट क्रूड। क्या लग रहा है सर, आने वाले समय पर $70-75 जाने की संभावना दिख रही है क्या? देखिए, अभी तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर देखें तो जैसे आपने बोला कि काफ़ी एक हैंगओवर है ये यूएस और इसराइल के बीच में, जो इसराइल और ईरान के बीच में। अगर मुझे लग रहा है कोई मिलिट्री एक्शन होती है तो शायद हम ज़्यादा सा स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। बट अगर कोई एक्शन नहीं होती है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो रहते हैं ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से भी डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई का कोई डिस्ट्रप्शन का न्यूज़ आने वाला है। आगे जाके आई थिंक सप्लाई बढ़ने ही वाली है। यूएस में भी ये ड्राइविंग सीजन है यूजुअली, तो वहाँ पे मांग बेहतर रहती है। बट ये समर भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्रूड की मांग बढ़ेगी। तो ओवरऑल अभी आई थिंक कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न, मतलब इसराइल और ईरान के बीच में कोई मिलिट्री एक्शन होती है तो ये मुझे लग रहा है कि तेज़ी हो सकती है। अदरवाइज लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़े थोड़े दबाव में ही रहेंगे।
इस वक्त तेल जो है दबाव में ही रहने की संभावना दिख रही है। सर वैसे कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त क्रूड में? हाँ, कच्चे तेल में बेच के ही चलना चाहिए। जहाँ पे 18 जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो 50 to 50 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 50 to 100 के टारगेट के लिए, और 50 to 70 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 5250 पे बेचिए 5200 के टारगेट के लिए, 5270 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल करने की सलाह दी जा रही है क्रूड में। सर नेचुरल गैस इस वक्त 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? देख, नेचुरल गैस जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है 25 जून का, वो अगर देखें तो 352 से एक हमने वन वे 297 के एक करेक्शन देखने को मिला है। अभी 310 से 320 जो है वहाँ पे थोड़ा प्राइसेस जो है सस्टेन कर रहा है। आगे जाके अभी थोड़ी यूएस में गर्मी होगी तो उसकी वजह से कूलिंग डिमांड बढ़ेगी, और यूरोप में भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट यूएस कर सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस में वापस से हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल कोई गर्मी ज्यादा दिख नहीं रही है वेदर फोरकास्ट की वजह से, तो नियर टर्म में एकदम से शार्प रैली नहीं दिख रही है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन चुका है 310 के करीब। तो एक बार करंट मार्केट प्राइस से ही मैं रिकमेंडेशन करूंगा बाय करने के लिए, 321 के टारगेट के लिए, और 310 का स्टॉप लॉस रहेगा जून कॉन्ट्रैक्ट। सर हमने नेचुरल गैस को देखा था 323 325 तक जाते हुए, फिर उसके बाद इतनी तेज़ गिरावट आई, हालांकि अभी 280 के करीब। सर क्या रीज़न लग रहा है कि इतनी गिरावट क्यों आई अचानक से इतनी? देखिए, एक फैक्टर ये है कि हमने देखा है कि यूएस में जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जो वेदर फोरकास्ट है वो इतनी गर्मी अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा है, तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हुई है और सप्लाई जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी और प्राइसेस गिर रहे थे। बट आगे जाके जैसे मैंने बताया कि अभी एक्सपेक्टेड है कि गर्मी की सीजन आएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कूलिंग डिमांड बढ़ेगी। प्लस यूरोप की इस बार अगर देखें तो ये विंटर से पहले की अगर इनकी इन्वेंट्रीज देखें तो काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि यूएस जो है वो काफ़ी एलएनजी है वो एक्सपोर्ट करेगी यूरोप को, जिसकी वजह से यूरोप यूएस की जो इन्वेंट्री है वो कम होगी और प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी। इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि आगे आगे 15 दिन के बाद हमें नेचुरल गैस में थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, और यहाँ से जो गिरावट है वो आई थिंक मेनली आ चुकी है। अभी मैक्सिमम यहाँ से अपसाइड ही दिख रहा है, गिरावट कम लग रही है। आने वाले समय पर नेचुरल गैस अपसाइड दिख रहा है, गिरावट देखने का चांस कम ही दिख रहा है कि गिरावट आएगी। ये हो गई नेचुरल गैस की बात, हमने क्रूड ऑयल की बात कर ली, बुलियन की बात कर ली, गोल्ड सिल्वर की बात की है। अब बेस मेटल्स पर भी सर की राय ले लेते हैं। सर बेस मेटल्स को लेकर क्या राय है, क्या आउटलुक लग रहा है? देखिए, बेस मेटल में डॉलर की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिला है, यूरोप को जो एक्सटेंशन मिला है वो सपोर्ट मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर देखें वो थोड़े थम से गए हैं। कॉपर अगर देखें तो वो भी एक रेंज में है, जहाँ पे 868 का जो लेवल है वो क्लियर नहीं कर रहा है। ऊपर नीचे अगर देखें तो 857, तो 10 रुपए की रेंज में एटलीस्ट 5 से 6 दिन अगर लास्ट देखे तो वही 10 रुपए के रेंज में गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम देखे तो वो भी थोड़ा थोड़ा नरमी में आ रहा है, और जिंक की बात करें तो जिंक भी 255 से 260, ये 5 रुपए की रेंज में अटका हुआ है। ओवरऑल आगे जाके मुझे लग रहा है जी, ये सैटरडे को चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा बेस मेटल्स के लिए, और सेकंड फ्राइडे को जो यूएस के महंगाई के नंबर आने वाले हैं, पीसीई जो फेड देखता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये 2 दिन कोई इतना मुझे नहीं लग रहा है कि बेस मेटल्स में हमें तेजी देखने को मिलेगी या मंदी देखने को मिलेगी। आई थिंक साइडवेज ही रहेगा। मार्केट क्लियरली फ्राइडे और सैटरडे का डेटा की वेट कर रहा है, उसके बाद थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स न्यूट्रल लेंगे, ज़्यादा इसमें गिरावट या तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। इस वक्त लाल निशान में बेस मेटल्स नज़र आ रहे हैं। कॉपर 857 के करीब ट्रेड कर रहा है, लाल निशान में आप देख सकते हैं। जिंक 256 है, लेड 175 है, एल्युमिनियम 235 है। जितने भी बेस मेटल्स हैं आपके सामने हैं, ग्राफिक्स प्लेट्स प्ले हो रहे हैं, इस पर आप देख सकते हैं लाल निशान में नज़र आ रहे हैं। इस पर हमने सर से आउटलुक लिया। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या आज के लिए बेस मेटल्स में? यस, आई थिंक बेस मेटल्स में कॉपर जो है वो एक बार बेच के चल सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि 867 से 868 का जो हर्डल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है।
तो क्लियरली 870 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो हमें नई तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अपर एंड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा बेच के चल सकते हैं अराउंड 865, 870 के स्टॉप लॉस से, और नीचे टारगेट रख सकते हैं 857 का। तो थोड़ा भी उछाल मिलता है 865 के करीब कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट, तो बेच के चलना चाहिए। कॉपर में बेचने की सलाह दी जा रही है इंट्राडे में। सर इसके अलावा कोई डिस्क्लोजर है? जी, जो जो भी मैंने एडवाइस दी है डेफिनेटली मैंने क्लाइंट से शेयर की है, और उनका ट्रेड हो सकता है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर से लें। जी, हमने इस शो में मंडी मास्टर में अलग अलग बुलियन पे बात की, एनर्जी मार्केट की बात की, बेस मेटल्स की बात की। जो भी दर्शक जुड़े हमसे जो सवाल पूछे उस पर भी सर से हमने राय ली। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के शोज़ होते हैं उसमें जुड़े और अपने विचार रखें, अपनी राय रखें। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये हमारा मंडी मास्टर शो है, आधे घंटे का शो होता है, 9:30 को लाइव आता है द बोनस पर। आप लोग लाइव जुड़कर कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपके सवाल हो पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय लेंगे। अगर कोई भी सलाह हो या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।